स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था। नाउन के बारे में हमने लगभग 2 से 3 वीडियोज बनाए थे, जिसको काफी लोगों ने पसंद भी किया है। यदि आप नाउन्स के उन पार्ट्स को नहीं देख पाए हो तो हमारे आप यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संजय सोनकर सर पर जाकर उसे देख सकते हैं। और आज उसी क्रम में हम अपना नया वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि प्रोनाउन बेस्ड पे है। ठीक है, तो नाउन के बारे में हमने आपको बताया था। नाउन हमने आपको परिभाषा दिया था, सिंपली परिभाषा दिया था, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, यानी जो भी शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज का नाम है वो नाउन कहलाता है। आज उसी आधार पर, उसी बेस पे हम उसी के आगे आज हम अपने वीडियो को बढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन मीन होता है सर्वनाम। ठीक है, क्या होता है? सर्वनाम। अगर हम सर्वनाम को एक छोटी परिभाषा देना चाहें, वैकल्पिक परिभाषा देना चाहें, तो हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन या सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। तो हमने आपको बताया क्या? सब्स्टिट्यूट की स्पेलिंग गलत है, अब हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ओके, सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन। अब अगर इसको हम शाब्दिक हिंदी परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरी बात में कहें तो हम कह सकते हैं संज्ञा के बदले बोला गया शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, हम हिंदी लिख सकते हैं इसका संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब इसकी दूसरी परिभाषा देना चाहे तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले बोला गया शब्द, संज्ञा के बदले लिखा गया शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अगर इसकी और परिभाषा देना चाहे तो हम कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, और कहना चाहें तो द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा भी हम कह सकते हैं, द वर्ड which is used in place of a noun is called pronoun। अंडरस्टैंड? तो समझ में आया परिभाषा? चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय। ओके, क्या लिखते हैं हम? राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय लिखा, फिर हमने लिख दिया राम इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, फिर हमने लिखा राम के पिता का नाम दशरथ है।
ठीक भैया। अंडरस्टैंड। अब हम देख रहे हैं 3 वाक्य है, तीनों में हमने राम 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 लिखा है। तो क्या जरूरी है कि हर वाक्य में हम इसका यूज करें? हम इसके बदले में पहले वाक्य में तो हमने राम नाम लिखा है, दूसरे वाक्य में हम इसके स्थान पर ही भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहां लिखा राम एक अच्छा लड़का है, या राम अच्छा लड़का है, मैंने ये लिखा पहले वाक्य में। अब फिर हमने लिखा राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा छात्र है। तो हम कह सकते हैं जब राम की ही बात हो रही है तो हम राम की जगह हम यहां कह सकते हैं ना, वह अच्छा छात्र है। ठीक है। फिर तीसरे वाक्य में हम देख रहे हैं कि राम के पिता का नाम दशरथ है, तो अब हम राम की जगह उसके लगा सकते हैं ना, ठीक। तो हमने देखा यहां कि जरूरी नहीं कि अगर एक वाक्य का सब्जेक्ट है और उस वाक्य के आधार पर हमें आगे भी कुछ वाक्य मिलते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम उस सब्जेक्ट को बार बार उस नाम के आधार पर लिखें। उस नाम के बदले हम कुछ ना कुछ शब्द यूज कर सकते हैं, और अगर हमने उस नाम के बदले कोई शब्द यूज किया तो क्या कहलाया? प्रोनाउन कहलाया। तो एग्जाम्पल से एक चीज स्पष्ट सामने आता है कि हमने जो आपको पहले ही बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो हमने देखा राम के स्थान पर हमने क्या यूज किया? वह, यानी ही। ठीक है। अब अगर यही राम के स्थान पर सीता या कुछ और कोई होता तो हम ही के स्थान पर सी भी यूज कर सकते थे। ठीक है। यहां हम यू भी यूज कर सकते थे, दे भी यूज कर सकते थे, आई भी यूज कर सकते थे, बी भी यूज कर सकते थे। ऐसे तमाम वर्ड हैं जिनको हम प्रोनाउन की श्रृंखला में यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वह शब्द, फिर बार बार हम दोहरा रहे हैं, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में बोला जाए वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। और इसी आधार पर हम इसको सिद्ध करते हैं। हमने आपको परिभाषा भी समझा दी और दिखा दिया कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है। तो आप प्रोनाउन के बारे में मुझे लगता है कि आप काफी कुछ प्रोनाउन और उसके परिभाषा के बारे में जान चुके हैं। तो आइए अब उसके काइंड्स के बारे में भी देख लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो हमने देखा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हमें ये जानना है कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो अभी हम जर्नल वे पे जा रहे हैं, और जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि प्रोनाउन हमारे निम्नलिखित 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब 10 प्रकार में कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है। नंबर 6 पे इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 7 पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। नंबर 8 पे है एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नंबर 9 पर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर वाचक सर्वनाम। और नंबर 10 पर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी विस्मय बोधक सर्वनाम। तो ये 10 प्रकार के हमारे प्रोनाउन हैं जिनका हमें आज अध्ययन करना है। तो अब हम एक काम करते हैं, एक एक करके हर काइंड्स का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो हमने लिखा पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब पर्सनल आप देखोगे वर्ड में लिखा है पर्सन, फिर उसके बाद पर्सन से ही बना है पर्सनल, यानी पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति। ठीक है। और पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत। तो अब हम अगर शब्द को मिला लें तो हम कह सकते हैं वह शब्द जो किसी के व्यक्तिगत बातों को दर्शाए, किसी व्यक्तिगत पर्सन के बारे में बताए, वह क्या कहलाता है? सर्वनाम। यानी कौन सा सर्वनाम? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। हमने छोटा सा परिभाषा देने का प्रयास किया है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति का बोध हो वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है।
तो अब अगर यहां हम इसकी अंग्रेजी परिभाषा बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं द वर्ड व्हिच शो व्हिच डिफाइन अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अगर शाब्दिक वर्ड टू वर्ड कहना चाहें तो हम कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल हम इसका देना चाहें तो हम लिख दें वी आर स्टूडेंट्स, you are a doctor, they are lawyers। ठीक, तो हम देख रहे हैं वी आर स्टूडेंट, हम क्या हैं, छात्र हैं, ठीक है। यू आर अ डॉक्टर, तुम क्या हो, डॉक्टर हो। दे आर प्लेयर्स, वे क्या है, खिलाड़ी हैं। तो हम यहां सब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, बी, यू और दे का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बी, यू और दे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में अगर देखा जाए कि इनका रूप क्या है तो क्या है, प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। हमने यहां लिखा है बी, यू, दे, तो कई चीजें लिखा है ना, तो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लें। तो पर्सनल प्रोनाउन जो मेरा है वो 3 प्रकार का होता है, 3 पर्सन लेके आता है। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकेंड पर्सन, और नंबर 3 थर्ड पर्सन। ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन यानी वक्ता ही होगा ना, फर्स्ट पर्सन। अब आपको स्पष्ट हम समझाते हैं कि किसी भी बात को करने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है, 3 लोगों की आवश्यकता होती है। बिना 3 लोगों के कोई भी बात पूरी नहीं की जा सकती। कैसे? एक पर्सन जो बात को कह रहा है, दूसरा जो बात को सुन रहा है, और तीसरा जिसके बारे में बातचीत किया जा रहा हो। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा हमारा आई, बी, मी, माई, अस, आवर। ठीक है। अगर इसमें और पॉजेसिव थोड़ा जोड़ दें तो हम कह सकते हैं आवर्स, आवर्स और माइन। ठीक है। अब और क्लियर आपको हम कर देते हैं थोड़ा सा इसके लिए। आई, मी, माई, माइन। ठीक है। ये आपका आई का हो गया। अब बी, अस, आवर और आवर्स। ओके। अब आई जो है क्या, मैं क्या फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि कोई भी बात किया जाएगा तो जैसे हमने कहा आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। ठीक। तो मैं एक पत्र लिखता हूं। ठीक है। कौन लिखता है? मैं लिखता हूं। स्वयं के लिए आया ना। ठीक है। अब अगर हम ये कहें आई राइट यू अ लेटर। ठीक। अब यहां से होगा किसके लिए लिखा गया? तुम्हारे लिए। यू आपका सेकंड पर्सन हुआ। अभी और स्पष्ट करते हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं आई राइट हिम अ लेटर। ठीक है। तो अब देखिए सब में अंतर आया, क्लियर हुआ? यहां आपका ये तो पर्सनल ही है ना, लेकिन यहां हमने देखा सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो अभी हम इसके बारे में और डिफाइन कर लें, फिर एग्जांपल पे आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत मैंने देखा मूलतः अगर सब्जेक्टिव केस में देखें तो आई और बी। ठीक है। सेकंड पर्सन के अंतर्गत हमारा आता है यू। ठीक है। और यू का हमारा ऑब्जेक्टिव केस अगर बनता है तो यू और
पॉजेसिव केस जब बनता है तो योर और योर्स। ठीक है। थर्ड पर्सन की बात जब करते हैं तो ही, शी, इट भी होता है फिलहाल, दे। ठीक है। अब इसके अगर ही के अंतर्गत देखें तो हम हो जाता है ही, हिज और हिम। ठीक है। शी के अंतर्गत देखते हैं तो हर और हर्ष। इट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, जबकि पॉजेसिव केस इट्स होता है। ठीक है। दे के अंतर्गत हम देखते हैं तो देम, देयर और देयर्स। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे हुए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमने आपको बताया कि वक्ता जो होता है वो क्या होता है, जो स्वयं के बारे में कहे वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जब बात दूसरे के बारे में की जाए तो क्या कहलाता है, सेकंड पर्सन कहलाता है। और जब किसी तीसरे के बारे में कोई बात की जाए, यानी दो लोग किसी तीसरे के बारे में बातचीत करें तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। ओके, तो समझ में आया। अब चलते हैं अगली टॉपिक पे। तो दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। संबंधवाचक यानी कहने का मतलब संबंध, ऐसा प्रोनाउन, ऐसा सर्वनाम जो किसी से हमारा संबंध बताता हो। तो परिभाषा जब आता है वही हमने लिखा है, वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को जोड़ता है, क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब वो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा तो और दूसरे वाक्य से उसे जोड़ेगा, उसका संबंध बताएगा, तो वो दिया गया संज्ञा जो भी होगा उसके पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और प्राय द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और वह उसका पूर्व पद होगा। अंडरस्टैंड। जैसे हम लिख दें दिस इज द बॉय, हु helped me yesterday। ठीक है। अब देखो हमने लिखा दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, हु हेल्प मी यस्टरडे, जिसने कल मेरी सहायता की थी। क्लियर हुआ। तो अब देखो हमने बॉय, बॉय हमारा क्या है, कॉमन नाउन है ना। ठीक है। और हमने उसके पहले किसका प्रयोग किया, द का प्रयोग किया, आर्टिकल का प्रयोग किया ना। तो इसी आधार पर और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो एक चीज क्लियर करिएगा, हमारा हु, हुम, हुज, व्हिच, ये सब हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है। हु का प्रयोग हम सजीव कर्ता के लिए सब्जेक्टिव केस में करते हैं। ठीक है। हुम का प्रयोग हम सजीव कर्ता के लिए ऑब्जेक्टिव केस के रूप में करते हैं, और हुज का प्रयोग हम सजीव कर्ता के लिए पॉजेसिव केस के रूप में करते हैं। ठीक है। उसी आधार पर व्हिच का प्रयोग हम निर्जीव कर्ता के लिए करते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये चीज समझ में आया। ये हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, जिनका प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, दोनों वाक्यों का के बीच का संबंध बताने के लिए करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं थर्ड नंबर पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि वर्ड से ही स्पष्ट है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो सिंपल सी बात है, ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक उसी प्रकार हमने परिभाषित कर दिया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। दूसरी परिभाषा इसका हम दे सकते हैं, जिस प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए। ठीक है। अब प्रश्नवाचक है और आपको हमें पता है कि क्वेश्चन वर्ड आपके पास तमाम होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन वर्ड आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही हो। हाँ, लेकिन उसके यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम हु का प्रयोग कर रहे हैं, अभी हमने हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया था, लेकिन अब उसी हु का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करने जा रहे हैं। तो हु ब्रोक दिस
चेयर। ठीक है, अब हमने यहां देखा हु ब्रोक दिस चेयर, इस कुर्सी को किसने तोड़ा। ठीक है, अब यहां ये संबंध तो नहीं बता रहा ना, बल्कि कुर्सी तोड़ने वाले के बारे में प्रश्न पूछा गया ना कि कुर्सी को किसने तोड़ा, तो ये हु हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम कह सकते हैं व्हाट इज दिस, अंडरस्टैंड, यानी यह क्या है। ठीक है, इसी आधार पर हम कह सकते हैं which is your pen। ठीक है, तुम्हारी कलम कौन सी है, तो यहां हमने which का प्रयोग किया। ठीक, समझ आया। अब थोड़ा सा हम आपको और अलग लेके चलते हैं। ठीक है, हम यहां देख रहे हैं which का प्रयोग, हमने देखा which का प्रयोग किसके रूप में कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में कर रहे हैं, लेकिन यही हम which का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त तब है कि अगर which whose के बाद उसके प्रोनाउंस को भी, उसके नाउंस को भी, यानी उसके बाद which या whose के बाद कोई शब्द आए हो, तो वहां वो which या whose इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एज एग्जांपल हम देखें, सपोज दैट हमने ये वाक्य लिखा है, इसी को अगर हम लिख देते हैं which pen is yours। ठीक, अब हमने देखो which के बाद पेन यूज कर दिया ना, तो यहां ये which आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, बल्कि यहां ये which आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन वर्ड आपके प्रोनाउंस हो। ठीक है, बट उनका यूज करने का तरीका अलग अलग होता है कि हम उनका यूज किस आधार पर कर रहे हैं, इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगली टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, और अगला टॉपिक हमारा देखते हैं क्या है। अब अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम यानी वह सर्वनाम जो संकेत का कार्य करे। अब संकेत किसकी तरफ करेगा, जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर ही संकेत करेगा। तो परिभाषा अपने आप बन गया ना कि जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। और इसके अंतर्गत प्राय मूल रूप से हम दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे दिस और दीज नजदीकी सूचक के लिए हैं, जबकि दैट और दोज दूरी बोधक के लिए हैं। जैसे दिस इज अ बुक। ठीक है, दैट इज अ कॉपी। ठीक है, these are flowers। ठीक है, those are rats। अंडरस्टैंड। अब हमने देखा दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। दैट इज अ कॉपी, वह एक कॉपी है। दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। दोज आर रैट्स, वे चूहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहां बुक की ओर संकेत किया गया, यहां कॉपी की ओर संकेत किया गया, यहां फ्लावर्स की ओर संकेत किया गया और यहां रैट्स की ओर संकेत किया गया। बस अंतर क्या है कि दिस और दैट का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में किए हैं, जबकि दीज और दोज का प्रयोग हम प्लूरल नंबर्स के लिए किए। तो स्पष्ट हुआ, समझ में आया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें,
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम दिस, दैट, दीज और दोज का यूज करते हैं। हमने आपको बताया दिस और दीज नजदीक की वस्तुओं के लिए, बट अंतर क्या है कि दिस एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है और दीज बहुवचन के लिए। ठीक उसी प्रकार दैट और दोज दूरी बोधक के लिए है, जिसमें दैट एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है और दोज बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम को अगर अंग्रेजी देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का, तो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता बांटना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को अगर हम व्यवहारिक शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं बंटवारा करने वाला सर्वनाम। बंटवारा करने वाला सर्वनाम मतलब क्या, जैसे 2, 3 या कई लोगों के बीच में कुछ लोगों को, एक लोग दो लोगों को अलग करना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। हमने परिभाषा दिया, जो प्रोनाउन बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, हम उन्हें विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। हम अपनी तरफ से अगर हम कहें, अपनी परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन, अगर हम अलग से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वाचक सर्वनाम, यानी कई लोगों में अलग अलग लोगों का वर्णन करना, अलग अलग लोगों के बारे में बतलाना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसके लिए क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, ईच मीन्स प्रत्येक, आइदर या तो, ठीक है, नाइदर, एनी मीन्स कोई, नन मीन्स कोई नहीं। ठीक है, तो ये तमाम वर्ड्स हैं। तो केयर करिएगा कि इनका ईच, आइदर, नाइदर, एनी और नन का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, जिसमें केयर करिएगा ईच और आइदर का प्रयोग हम एक वचन यानी एक वस्तु या व्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि ईच का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिखा, ईच ऑफ यू कैन गो टू सी द पिक्चर्स। ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, कैन गो टू सी द पिक्चर, पिक्चर देखने जा सकते हो, यानी 2 से अधिक भी हो सकते हो ना, तुम में से प्रत्येक मैंने कहा। ठीक है, नाइदर ऑफ टू, अब देखो यहाँ 2 दिया गया ना, नाइदर ऑफ द 2 मूवीज इज गुड, यानी दोनों पिक्चरों में से कोई क्या है, नाइदर ऑफ 2 मूवीज इज गुड। ठीक, यहाँ क्या किया गया, नाइदर का यूज किया गया और 2 के बारे में बताया गया। ठीक, और यही आइदर का प्रयोग किया गया और यहाँ भी किसके बारे में बताया गया, 2 के बारे में बताया गया। अंडरस्टैंड? तो ईच और आइदर का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के रूप में, सॉरी, नाइदर और आइदर का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के रूप में करते हैं, जबकि ईच का प्रयोग हम प्लूरल के रूप में भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। तो आज हमने प्रोनाउंस के बारे में देखा और प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में देखा, और हमने देखा काइंड्स जो उसके होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है, 10 में से 5 प्रकार का वर्णन आज हमने अपने इस वीडियो में किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत लंबा वीडियोज बने, आप उसको देखते देखते ऊब जाओ। तो हमें चाहते हैं कि इसके अगले पार्ट में हम बाकी के हिस्से को देखेंगे और हम समझेंगे कि अगले 5 जो पार्ट्स हैं, अगले जो 5 काइंड्स हैं वो कैसे हैं, क्या होते हैं, उनमें क्या होता है। तो आज हमने जो 5 पार्ट्स पढ़ा, हमने देखा कि सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और व्यक्तिवाचक सर्वनाम में हमने देखा कि हम वहां क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं। और फिर हमने देखा कि व्यक्ति या वस्तु हमारे कितने पर्सन में के अंतर्गत हो सकते हैं, 3। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंतर्गत हो सकते हैं, जिसमें हमने आई बी को फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखा, यू को सेकंड पर्सन के अंतर्गत रखा, और ही, सी और दे को हमने थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखा। उसके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन का जब हमने वर्णन किया तो हमने देखा कि जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ता है या दोनों वाक्यों के बीच संबंध बताता है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके अंतर्गत हमने हु का वर्णन देखा था। इसी प्रकार हम आगे इंट्रोगेटिव, ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखे और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इसके अगले पार्ट में बाकी के हिस्से को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।